Hello everyone, welcome to yet another chapter of Penology Treatment of Offenders. Today we will be studying various theories of punishment. Various theories of punishment involve retribution, deterrent, behavioral prevention, which includes rehabilitation. Classical Hindu and Islamic approaches to punishment will also be covered in this chapter. So, first of all, let's discuss what do you mean by punishment? Punishment is a suffering inflicted by the society on offender in person or property who is proven guilty of crime under law. तो पनिशमेंट एक तरह की सफरिंग है, एक तरह का दुख है जो कि समाज यानी सोसाइटी ऑफेंडर के ऊपर या तो व्यक्तिगत रूप से या फिर उसके जो प्रॉपर्टी है, उसके जो ओन्ड थिंग्स हैं, उनके प्रभाव से समाज उनके ऊपर, उस ऑफेंडर के ऊपर डालता है अगर ये सिद्ध हो जाए कि वो किसी क्राइम के लिए गिल्टी है. अकॉर्डिंग टू सम इट इज़ द रेट्रीब्यूशन ड्यू फॉर वायलेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी टू प्रिजर्व पीस इन सोसाइटी. तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समाज में शांति बनी रहे, अपराध न बढ़ने पाएँ, लोगों की सुरक्षा का मामला होता है. It involves the intention to produce some kind of pain which may be partly physical and partly mental. तो पनिशमेंट का एक कॉमन इंटेंशन होता है कि किसी तरह का दुख, किसी तरह का पेन ज़रूर दिया जाए उस ऑफेंडर को, चाहे वो फिजिकल दिया जाए चाहे उसको मेंटल दिया जाए. क्वांटम ऑफ पेन एक्चुअली एक्सपीरियंस बाय ऑफेंडर वेरीज केस टू केस डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड पर्सनालिटी ऑफ द ऑफेंडर. But some pain in some form is always felt in punishment by offender. तो जहाँ तक अब पनिशमेंट की बात जब आप करेंगे और इसका जो मुख्य इंटेंशन है कि ये किसी तरह का पेन प्रोवाइड करे उस ऑफेंडर को, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल. लेकिन अब ये भी बात ज़रूरी है ध्यान में रखना कि ऑफेंडर की पर्सनालिटी कैसी है, उसका मेंटल फॉर्मेशन क्या है. इसी अनुसार उसको उस पेन का फीलिंग वो करेगा या नहीं करेगा ये प्रूव होगा. सो देयरफॉर किसी भी तरह का पेन कितना देना है, किस तरह से देना है, ये डिसाइड करने के लिए जो ऑफेंडर की पर्सनालिटी है या सर्कमस्टांसेस है, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. प्रोफेसर हार्ट डिफाइंस पनिशमेंट इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स. तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जिसमें डिफाइन कर सकते हैं आप पनिशमेंट को. पहला, इट मस्ट इन्वॉल्व पेन और अदर कॉन्सिक्वेंसेस नॉर्मली कंसिडर्ड अनप्लीजेंट. तो पनिशमेंट में पेन होना चाहिए जो कि स्वभावतः या प्रायः बहुत अच्छी बात नहीं है. हम एक दूसरे को दुख नहीं देना चाहते हैं अपने साधारण जो हमारा जीवन होता है उसमें. इट मस्ट बी फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट लीगल रूल्स. अच्छा, ये पेन जो दिया जाना है पनिशमेंट में, ये केवल तभी दिया जाना है जब किसी लॉ को तोड़ा गया हो उस ऑफेंडर के द्वारा. सो इट शुड ऑलवेज बी गिवन व्हेनेवर द ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट द लीगल रूल्स. इट मस्ट बी इंटेंशनली गिवन बाय ह्यूमन बींग्स अदर देन ऑफेंडर्स. तो ये जानबूझ करके वो लोग देंगे इस पनिशमेंट को जिन्होंने ये नहीं किया है, और देंगे किसको? जिन्होंने लॉ को तोड़ा है, ऑफेंडर्स को. चौथी बात, इट मस्ट बी फॉर एक्चुअल और सपोज्ड ऑफेंडर. ये हमेशा या तो जो सपोज्ड ऑफेंडर है या फिर जो रियल ऑफेंडर है उसको ही देना चाहिए. ऐसा हमारे लॉ का एक रूल है कि चाहे 1000 अपराधी छूट जाए लेकिन किसी एक निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए.
Fifth point says it must be imposed and administered by the authority constituted by a legal system against which the offense is committed. तो ये जो पेन या पनिशमेंट के रूप में आप पेन उस ऑफेंडर को देंगे, तो ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होना चाहिए? किसी अथॉरिटी के हाथ में होना चाहिए, और वो अथॉरिटी भी लीगल सिस्टम के द्वारा गठित होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू हॉब्स, punishment is for contravention of rules inflicted by legally authorized person. Punishment is good since it is corrective, deterrent and necessary for public welfare. तो हॉब्स कहते हैं कि पनिशमेंट हमेशा तभी दी जाती है जब किसी तरह के नियमों का उल्लंघन किया जाए, उनका कॉन्ट्रडिक्शन किया जाए. इसको देगा कौन? जो लीगली ऑथराइज पर्सन है वही इसको दे सकते हैं. और पनिशमेंट अच्छा है, ये तब तक अच्छा है क्योंकि ये करेक्टिव है, लोगों के जीवन में सुधार लाता है, लोगों में सुधार लाता है. इसलिए ये डेटरेंट है. जब आप किसी व्यक्ति को पनिश करते हैं तो जो दूसरे उस तरह का अपराध करने की सोच भी रहे होते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं, वो डेटर कर जाते हैं, अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, उस तरह का अपराध नहीं करते. तो डेटरेंट है और साथ ही साथ ये समाज के हित में है कि अपराध कम हो तो जीवन अच्छा चलेगा और एक अच्छा और स्वस्थ समाज बन पाएगा. ना देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट. बहुत सारी थ्योरीज हैं हमारे पास पनिशमेंट की. मुख्यतः 5 थ्योरीज हैं हमारे पास: रेट्रीब्यूटिव, डेटरेंट, प्रिवेंटिव, रिफॉर्मेटिव एंड एक्सपिएटरी. तो ये 5 तरह की थ्योरीज को अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. So the first theory to start with is retributive theory. Retribution means to give in return, यानी वापस करना. The objective of this kind of punishment to make the offender realize the suffering or pain. तो इस तरह का जो थ्योरी होती है, इसके तहत जब पनिशमेंट दिया जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहता है कि ऑफेंडर को ये एहसास होना चाहिए कि उसको पेन हो रहा है और ये पेन उसको क्यों हो रहा है, उसने क्या गलती करी है. इन द मोहम्मदियन क्रिमिनल लॉ दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट इज कॉल्ड खियासस, खिसा. तो मोहम्मदियन क्रिमिनल लॉ जो है उसमें इसको कहते हैं खिसास, खिसा. ड्यू टू इट्स ब्रूटल एंड बारबेरिक नेचर इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय मेजर ज्यूरिस्ट, क्रिमिनोलॉजिस्ट, पेनोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट. तो जो कीसा है ये बड़ा ब्रूटल है, बहुत बारबरिक है, बहुत ही भयानक है. इसलिए इसको जो जूरिस्ट हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं या पेनोलॉजिस्ट हैं या समाज शास्त्री हैं, ये लोग इसको सपोर्ट नहीं करते. द थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन गिव्स द सोसाइटी और इंडिविजुअल और विक्टिम ऑफ द ऑफेंस टू इम्पोज अपॉन द ऑफेंडर सच सूटेबल पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ. तो रेट्रीब्यूशन थ्योरी जो होती है वो समाज को या व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को या विक्टिम ऑफ ऑफेंस को जिसके ऊपर की चार्ज लगा हुआ है उसको एक सूटेबल पनिशमेंट डिसाइड करती है इस थ्योरी के अकॉर्डेंस में. और वो पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ भी होता है, बारबेरिक नहीं हो सकता. प्राइवेट विजिलेंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड in retribution where an individual or his social group retaliates by inflicting punishment upon the offender. तो इसमें प्राइवेट विजिलेंस यानी व्यक्तिगत तौर से भी जो पनिशमेंट दिया जाता है वो भी इंक्लूडेड है. अगर मान लीजिए समाज या व्यक्तिगत रूप से कोई भी इन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता है, रिटेलिएट करता है, पीछे हट जाता है ऑफेंडर को पनिश करने से, तो दिस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज़ basically based on feeling of retaliation, but then the chain of retaliation is unbreakable and the cycle of avenging continues, but at the last act of retaliation must itself always be avenged. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई समाज उसको सज़ा नहीं देना चाहता ऑफेंडर को, या वो डरते हैं
कि हम नहीं दे सकते, कोई इंडिविजुअल नहीं उसके खिलाफ कुछ कहना चाहता, तो प्राइवेटली फिर विजिलेंस इसमें शामिल है इस तरह की थ्योरी में। लेकिन इसको जब आप थोड़ा और डिटेल में सोचेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो चेन ऑफ रिटेलिएशन बन जाती है, मतलब इसने उसको पनिश किया, फिर उसके बिहाफ से फिर इधर वाले पार्टी को कोई पनिश करेगा, तो लाइक दिस ये जो रिटेलिएशन की चेन है ये अनब्रेकेबल हो जाएगी, बार बार अवेंजिंग होती रहेगी, बार बार रिवेंज लेते रहेंगे, एक रिवेंज में बदल जाएगा एक तरह से। तो एक दूसरे को पनिशमेंट की जो चेन है फिर वो नहीं टूटेगी। तो इस तरह से तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा, इससे ना तो क्राइम ख़त्म होगा, क्राइम लगातार होता रहेगा, और साथ ही साथ विक्टिम और ऑफेंडर दोनों ही बने रहेंगे। तो जो हमारी पनिशमेंट की थ्योरी है, जो पेनोलॉजी का जो साइंस है, उसका कोई इसमें इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आता इस तरह की जब बात हम करते हैं। दिस आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ थ्योरी दो इज़ ब्रूटल, yet it has been entirely removed from penal law and finds its place in sentences of undue severity। तो जो आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, इस तरह की जो थ्योरी है, जैसा करनी वैसा भरनी वाला, तो ये बहुत ब्रूटल है। लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से रिमूव नहीं किया गया है, बहुत ब्रूटल है, बट still it is not entirely removed from penal law। और undue severe punishment जब देना होता है वहाँ पे ये फिर लागू किया जाता है। punishment in modern line of thought should be the means to end crime in the society, whereas the retributive theory considers punishment as an end in itself, which is no end but a beginning of another crime। तो पनिशमेंट आज के मॉडर्न युग में अगर आप सोचें, आज की विचारधारा से, आज के जो हमारे चैलेंजेस है उसके हिसाब से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पनिशमेंट मॉडर्न ज़माने में, आज के ज़माने में एक मीन्स है, एक मीडियम है। फॉर व्हाट? टू एंड द क्राइम वेयर इन द सोसाइटी। तो समाज में क्राइम को ख़त्म करने के लिए एक माध्यम है पनिशमेंट। वेयर एज जो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है हमारी, वो कंसिडर करती है कि पनिशमेंट जो है वो खुद ही में एंड है, और जबकि सच्ची बात क्या होती है कि पनिशमेंट जब आप दे देते हैं किसी को, तो फिर वो व्यक्ति उस पनिशमेंट को भले ही सफ़र कर ले, लेकिन वो इट्स अ बिगनिंग ऑफ अनदर क्राइम। क्योंकि नहीं, आप इसका आकलन अगर नहीं करेंगे कि उस एक व्यक्ति को पनिश करने से क्या वाकई में पनिशमेंट ख़त्म हो गया या क्राइम ख़त्म हो गया, या फिर वो चोट जो उस व्यक्ति को दी गई, वो दर्द जो उस व्यक्ति को दिया गया जिसने ऑफेंस किया है, वो कहीं किसी और को तो नहीं ट्रांसफ़र हो गया? क्या किसी और ने तो नहीं कसम खा ली कि अब मैं बताऊंगा? So therefore it is very, very precise and crucial and very responsible topic, how to punish. Now, it does not regard punishment as a measure of social security and welfare, but it regards retaliation in form of another crime as a solution. So यही बाद में कह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज को सुधारने और सिक्योर करने के चक्कर में एक नए तरह की क्राइम की शुरुआत हो जाए, जो कि प्राय अब हम देख रहे हैं, ये चीज़ अब बहुत हो रही है। It therefore deviates from the basic postulate of utilitarianism, which is inadmissible। तो अब क्या हो रहा है? डेविएशन हो रहा है, यानी जिस पर्पस के लिए हम पेनोलॉजी यूज़ कर रहे थे, पनिशमेंट की थ्योरी यूज़ कर रहे थे, वो एक्चुअली क्राइम ख़त्म नहीं कर रही है, वो किसी नए प्रकार का क्राइम, किसी नई जगह चोट कर रही है, और कई नए प्रकार का और विभत्स और ब्रूटल क्राइम क्रिएट कर रही है। सो देयरफॉर द रिजल्ट इज़ नॉट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। द रेट्रीब्यूटिव थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड ऑन फॉलोइंग बेसिस। अब इस रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का इसीलिए क्रिटिसिज्म भी है इन आधारों पे। पहला, इट इज़ बेस्ड ऑन विजिलेंस एंड दस नो वे ऑफ ब्रेकिंग द चेन ऑफ क्राइम ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। तो
तो ये विजिलेंस पे बेस्ड है, तो चेन जो है क्राइम की वो टूटती नहीं है, कंटिन्यू रहती है। ऑफेंडर भी रहता है, ऑफेंस भी रहता है, क्राइम भी रहता है। इट कंटिन्यूज द क्रिमिनलिटी एंड डज नॉट एंडेवर टू एंड इट. It does not serve the main object of punishment of protecting the society and welfare of society. तो जो मेन ऑब्जेक्ट है पनिशमेंट का, पिनोलॉजी का, कि सोसाइटी को अच्छा समाज बनाया जाए, उसका वेलफेयर के बारे में सोच के ये सब रचा गया था, लेकिन इसका कोई परिणाम वैसा नहीं निकल रहा है जिसको सोच करके ये बनाए गए थे. इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन मॉडर्न सोसाइटी विच बिलीव्स मोर इन अचीविंग द एंड ऑफ क्राइम. तो आज के समाज में तो ये और भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आज का समाज और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम लोग ह्यूमनिज़म की बात करते हैं. तो आज तो हम क्राइम को एंड करने की भरकस कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें तो और ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है. इट इज़ इनह्यूमन, ब्रूटल, बारबरिक. तो आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी ब्रूटल, वेरी इनह्यूमन एंड वेरी बारबरिक. Punishment is supposed to fulfill two major criterions of protecting the society and also putting an end to the criminal behavior. तो अब जो हमारा जो थिंकिंग लाइन है ऑफ पनिशमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट इज़ कि इसमें दो मेजर क्राइटेरियाज हम लोग कंसिडर करते हैं. एक तो समाज को बचाना क्राइम और क्रिमिनल से, दूसरा जो क्रिमिनल बिहेवियर का एक एंडेवर है उसको भी एंड अप करना है, यानी ये चीज़ उपजे ही ना दिमाग में. द रेट्रीब्यूशन थ्योरी ओनली एम्फसाइज अपॉन द रिटेलिएशन ऑफ द क्राइम एज इट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी और विक्टिम. तो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी में केवल एम्फसाइज हम कर रहे हैं किस पे? क्राइम के रिटेलिएशन पे, क्योंकि इसके द्वारा हम ये सोचते हैं कि हम समाज को बचा सकते हैं फ्रॉम द विक्टिम, बट और द विक्टिम फ्रॉम द ऑफेंडर. लेकिन होता क्या है? डज नॉट फुलफिल द नीड ऑफ रिड्यूसिंग द क्रिमिनल पैटर्न इन द सोसाइटी. लेकिन जो क्रिमिनल पैटर्न को कम करना है, ख़त्म करना है, इस वाले एम को ये फुलफिल नहीं कर पाती है थ्योरी वाली. इट कंसिडर्स पनिशमेंट एज द एंड इन इटसेल्फ. तो इस थ्योरी के हिसाब से तो पनिशमेंट ही पूरी बात हो गई, जबकि बात यहाँ पे ख़त्म होती नहीं है कि आपने पनिशमेंट दे दिया और काम ख़त्म. ऐसा होता नहीं है. Which is not modern line of thought, which gives social welfare and eradication of criminal thought paramount importance rather than retaliation. So therefore, the thought of criminal activity, criminal behavior has to be eradicated. ये हमारी modern approach है. अब इसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि क्राइम पनिशमेंट देने से नहीं ख़त्म होता. ये हम बहुत प्रयास कर चुके और देख चुके. तो क्राइम ख़त्म कैसे होगा? क्राइम जब व्यक्ति के दिमाग में ही नहीं उपजेगा तभी वो ख़त्म होगा. सो दिस इज़ आवर मॉडर्न लाइन ऑफ थिंकिंग. दिस वॉज द फर्स्ट थ्योरी, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड थ्योरी, दैट इज डेटरेंट थ्योरी. तो आइए हम देखते हैं डेटरेंट थ्योरी क्या कहती है. डेटर मीन्स टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट. तो डेटर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को करने से खुद को रोक लिया जाए. अगर एब्सटेन मतलब खुद को रोक लेना. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस थ्योरी इज़ टू डेटर क्राइम्स. तो इस थ्योरी को मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि क्राइम से आदमी खुद ही व्यक्तिगत रूप से ही सोच समझ के पीछे हट जाए, वो डरे. डेटर को आप मान लीजिए डरे, कि डर के मारे ही क्राइम ना करे. इट इज़ अ वार्निंग टू द ऑफेंडर not to repeat the crime in future, and also to other anti-social person in the society to abstain from doing such offenses. तो ये एक तरह की वार्निंग है. डेटरेंट थ्योरी में पनिशमेंट क्या होता है? एक तरह की वार्निंग होती है. किसको? ऑफेंडर को, ताकि वो फिर से पुनः क्राइम को रिपीट ना करे भविष्य में. और साथ ही साथ जो भी एंटी सोशल लोग उसको देख रहे हैं इस तरह के पनिशमेंट को देने के वक्त, तो वो भी ये समझ जाएं कि वो भी अगर करेंगे तो उनके साथ भी यही होने वाला. तो डर के मारे वो खुद को रोक लें अगर वो इस तरह का पनिशमेंट फ्यूचर में नहीं चाहते हैं. थ्रू दिस थ्योरी, दो दिस थ्योरी हैज़ इट्स ड्रॉबैक बट येट इट इज़ वर्कबल. तो रेट्रीब्यूटिव के मुकाबले तो ये काम ज़्यादा करती है, भले ही इसके अपने छोटे छोटे ड्रॉबैक्स हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ पनिशमेंट इज़ टू क्रिएट अ फियर एंड डेटर द क्रिमिनल माइंडेड पीपल. तो इस
इस पनिशमेंट टाइप का जो ऑब्जेक्टिव है वो इतना ही है कि डर क्रिएट किया जाए। किसके दिमाग में? जो कोई क्रिमिनल माइंडेड होगा उसी के दिमाग में, क्योंकि जो व्यक्ति सीधा है, सच्चा, उसको किस बात का डर? जिसको क्राइम करना ही नहीं है वो डरेगा क्यों पनिशमेंट से? सो देयरफॉर ऐसे लोग जो क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल माइंडेड हैं, उनके मन में डर बैठाने का ये एक तरीका है ताकि वो अपने आप को फ्यूचर में किसी भी तरह के क्राइम करने से रोक पाए। एंड ऑल्सो इज एन एग्जाम्पलरी टू अदर्स हु विश टू कमिट सच क्राइम्स विद द फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड लाइकवाइज। तो ये एक एग्जाम्पल भी होता है दूसरे लोगों के लिए कि अगर वो इस तरह का क्राइम करते हैं तो उनके साथ भी इसी तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा। द बेसिक आइडिया इज दैट पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन द क्रिमिनल shall curb criminal actions of the offender being punished and also prospective criminals in future. In older times, severe punishments and public executions were held mainly with the object to deter others, to set an example that violation of law will be punished. तो पुराने ज़माने में आप देखते हैं कि पब्लिकली लोगों को पनिश किया जाता था। पूरे किंगडम की जो पब्लिक होती थी उसको चारों तरफ इकट्ठा करके और बीच में एक बड़े ऑल्टर को बनाया जाता था। उस पर उस क्रिमिनल को, या तो जैसे जीसस का नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, बट इट्स एन एग्जाम्पल दैट हाउ किस तरह से सबक देते थे लोग कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ हम ऐसा करेंगे। तो पीपल वर वेरी अफ्रेड। लाइकवाइज लोगों को जला देते थे बीच में एक पोल से बांध के। देयर वाज ऑल्सो कि हाथियों से कुचलवा दिया जाता था, पब्लिक देखे कि मेरे साथ ये ना हो। सो फियर वॉज क्रिएटेड विथ रिगार्ड टू द वायलेशन ऑफ रूल्स। बाय क्रिएटिंग फियर इन माइंड, डिटरेंस थ्योरी वर्क्स इन टू वेज। दो तरीके से ये थ्योरी काम करती है। पहला, बाय क्रिएटिंग फियर, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लोगों के मन में डर बैठा दिया जाता था, और सभी लोगों के मन में नहीं, केवल वो लोगों के मन में जो रॉन्ग डूअर है, जो गलत है, जो क्रिमिनल माइंडेड है, एंड स्टॉपिंग देम फ्रॉम कमिटिंग क्राइम, और इस तरह से उनको रोक दिया जाता था क्राइम कमिट करने से। बाय क्रिएटिंग फियर इन माइंड्स ऑफ अदर प्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल्स फॉर कमिटिंग क्राइम इन फ्यूचर। इसी तरह से जो लोग इस तरह का माइंड रखते हो, इस तरह का लोग पसंद हो खून खच्चर क्राइम करना, सो देयरफॉर उनको भी एक पहले से ही देख करके सबक मिल जाता था कि पीछे हट जाओ, अदरवाइज आपके साथ भी यही होगा। तो फ्यूचर क्रिमिनल्स को भी वार्निंग और डर, और अभी का भी जो रॉन्ग डूअर है उसको भी। सो इट वाज प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर अप्रोच अगेंस्ट द डूइंग ऑफ क्राइम बाय द पीपल who were like-minded. The chief aim of punishment is protection of maintenance of individual interest in society by deterring the criminal-minded people. Even with these objectives, this theory has not been quite successful, as many criminals repeatedly are convicted for same offense. लेकिन अभी भी, आज की भी अगर आप पूरा आंकड़ा उठा के देख लें, डाटा उठा के देख लें, तो थ्योरी काम नहीं कर रही है। तो कुछ और गड़बड़ हो रही है जिसके बारे में हम आगे एनालिसिस करेंगे। इट फेल्स टू क्रिएट द रिक्विजिट फियर इन द माइंड्स ऑफ क्रिमिनल्स सो एज टू डिटर देम फ्रॉम इंडल्जिंग इनटू क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो हम ये पा रहे हैं कि इस थ्योरी पे भी पनिशमेंट देने के बाद भी लोग डर नहीं रहे हैं। दे आर नॉट कीपिंग देमसेल्व्स अवे फ्रॉम क्राइम, सो देयर इज समथिंग एल्स विच नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट एंड केयर्ड फॉर। तो कुछ और ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे हमको काम करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की जो हमारी इंटेंशन है क्राइम को और समाज को, क्राइम को हटाने और समाज को बचाने की, वो दोनों ही बातें कर पाएँ हम। सो देयरफॉर आज की डेट में तो हमको यही लग रहा है कि ये पनिशमेंट टाइप, ये जो थ्योरी है, इवन डिटरेंट थ्योरी भी काम नहीं कर पा रही है। There is some effect on the first-time offenders or the weak offenders, and it cannot be denied that fear has played a role in curbing crime rate. तो जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जो पहले अपराध किए हैं, या फिर जो कमज़ोर ऑफेंडर है, जिनका मन अभी मजबूत नहीं हुआ है अपराध के क्षेत्र में, तो ऐसे लोगों के ऊपर तो थोड़ा ये प्रभाव होता भी है इस तरह से पनिशिंग थ्योरीज का। लेकिन जो बहुत अभ्यस्त हैं, दे डोंट फील एनीथिंग while doing crime,
उनको अभी इस तरह से ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है. Such punishments are not very successful, but they are workable and they are prevalent in society. But by applying analytic view, it is worthwhile to think that if deterrence was good mode of punishment, then the crime rate should have fallen drastically. तो अगर हम इस चीज़ पे विचार करें कि ये बहुत अच्छा तरीका है फियर क्रिएट करना, तो फिर आज की डेट में तो क्राइम होना ही नहीं चाहिए था. लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है. क्राइम रेट बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और ड्रास्टिकली बढ़ रहा है. सो देयरफॉर समथिंग एल्स हैज़ टू बी चेक्ड ऑन, बट दैट डज नॉट सीम टू हैपन. ऑन द कॉन्ट्ररी, द क्राइम रेट हैज़ इंक्रीज्ड. तो यही मैं आपको बता रही हूँ, क्राइम रेट तो बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है. तो इसका मतलब हम जिस जगह पे सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं वो जगह गलत है. कुछ और जगह है जहाँ पे हमको स्क्रू टाइट्स करने हैं. The emphasis has to be laid on the circumstances and situation that lead to commission of crime. Sometimes crimes are done in heat of passion or extreme excitement or provocation. तो हमें सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को भी देखना होगा क्राइम को. कभी कभी क्राइम होता है, दिमाग गर्म है और हो गया. एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, किसी ने आपको प्रोवोक कर दिया, उकसा दिया, आप अपना दिमागी संतुलन खो बैठे और चीज़ों को टाइम ही नहीं दिया समझने के लिए, एंड यू कमिटेड द क्राइम. इन सच सिचुएशन डिटरेंस हैज़ टू प्ले, हैज़ नो रोल टू प्ले. अब इसमें क्या आप किसी को डराएंगे? वो तो अपने बस में ही नहीं था. वो व्यक्ति सोच समझ के उसने क्राइम ही नहीं किया. तो इसमें फिर डिटरेंट थ्योरी काम नहीं कर पाती है. रादर देन हैविंग द रिक्विजिट इफेक्ट इन सच सिचुएशन, डिटरेंट पनिशमेंट्स हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द ऑफेंडर. तो अगर इस तरह की सिचुएशंस में, इस तरह के सर्कमस्टांसेस में अगर आप उसी तरह की थ्योरी को यूज़ करके पनिश करेंगे तो फिर उल्टा प्रभाव होता है. तो हमें सर्कमस्टांसेस देखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर व्यक्ति ने किस तरह के स्थिति थी, परिस्थिति थी जिसमें उसने इस तरह का क्राइम किया. फिर हमें उस व्यक्ति का बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए कि वो व्यक्ति आखिर है किस तरह का व्यक्ति, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है. वो क्या, कोई भी व्यक्ति पैदा ही तो नहीं होता ना क्रिमिनल. सो देयरफॉर वी हैव टू चेक व्हाट सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड डिड ही पोजेस, फ्रॉम विच ही इज़ कमिंग. तो ऐसा जब हम कर पाएंगे तो शायद और कुछ हद तक हम नकारात्मक जो प्रभाव होते हैं पनिशमेंट के, उसको हम रोक पाएंगे. आप सोचिए कि किसी छोटे से बच्चा है, अब बच्चे हों चाहे कोई भी इंसान हो, कभी भी वो क्रिमिनल पैदा नहीं होते, लेकिन आपने बच्चे को डांटना शुरू किया. तो एक समय आएगा कि वो बोलेगा यार जब देखो तब डांटते ही रहते. इससे अच्छा तो कर ही लो जब डांट ही खानी है. सो हमको ह्यूमन नेचर की स्टडी बहुत ज़रूरी है. जो देने वाला है पनिशमेंट उसकी भी स्टडी ज़रूरी है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है. जिसको पनिशमेंट दिया जा रहा है उसकी भी ज़रूरत है. लेकिन अब प्रॉब्लम यहीं पे है कि ये सारी चीज़ें हम जुडिशरी में कैसे इसको लागू करें, कैसे इसको कोडिफाई करें. हाउ टू पुट इन वर्ड्स द abstract energies which work in committing of a crime and keeping a person away from a crime. So therefore it's a big responsibility for the judiciary to handle all this. He loses his rigor, and once he undergoes punishment, the fear of punishment is no longer there, and he feels further qualified to continue with his criminal action. तो जब भी आप एक बार पनिश कर देते हो किसी भी ऑफेंडर को और वो उस पनिशमेंट को बियर कर लेता है, तो फिर थोड़ा वो एक स्टेप हाई पहुंच जाता है. वो एक क्लास और क्वालिफाई कर जाता है. यानी कि अब वो थोड़ा और मजबूत हो जाता है उस चीज़ में. वो उसी तरह का क्राइम तो अब आसानी से कर लेगा. तो ये बात जो पनिशमेंट दे रही है जुडिशरी, उनको कंसिडर करनी पड़ेगी कि क्या आप पनिश करके ही क्राइम को रोक पाएंगे. तो देयरफॉर दिस थ्योरी in present date is not satisfactory. Something else is required to be looked into and practiced. All the various circumstances and situations of offender
has to be taken into consideration. The personal and family background has to be considered. More of the humanitarian approach has to be taken into consideration and followed. So this was your deterrent theory. Now moving on further, we have to discuss behavioral prevention, rehabilitation and expiation. अब वो पहले की जो थ्योरीज थी वो एग्जिस्ट करती हैं. That was eye to an eye and tooth for tooth. Likewise, there was also a theory which was deterrent theory. But now, modern approach to punishment includes that crime is increasing day by day in all parts of country. Though it is an inevitable part of society, methods have been formulated time and again to curb it. Crime can be curbed by two approaches. तो अब मॉडर्न पनिशमेंट की जो अप्रोच है, पहला है प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस. एक तो आप पनिटिव ट्रीटमेंट दीजिए, प्रिवेंट करिए ऑफेंस को. दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर. दूसरा रिफॉर्मेटिव और रिहैबिलिटेशन जो ऑफेंडर का है उस पर ध्यान दिया जा रहा है. तो प्रिवेंटिव थ्योरी क्या कहती है? प्रिवेंटिव मेथड इज़ नॉट टू लेट टू द क्राइम हैपन इन द फर्स्ट प्लेस. तो इसमें तो मुख्यतः यही है कि क्राइम होने ही ना दिया जाए, प्रिवेंट किया जाए. सो इट इज़ वेल सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर. देयरफॉर ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस इन societal arrangement and for people who are prone to criminality can definitely reduce the possibility of many crimes. It aims to prevent crime rather than avenging it. The preventive theory with regards to imprisonment is separating the criminals from the society and thus preventing any further crime by the offender, and also by putting restrictions on criminal. तो जब हम इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट देते हैं तो इसमें हम समाज से उस क्रिमिनल को अलग कर देते हैं. तो इस तरह से फर्दर क्राइम के जो चांसेस हैं, क्योंकि जब जिस समाज में जाकर वो क्राइम करता है वहीं से उसको अलग कर दिया गया, तो फिर समाज सुरक्षित हो जाता है और वो व्यक्ति उस जगह से हट जाता है. इस वजह से क्राइम करने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है. It would prevent the criminal from committing any offense further in future. Supporters of this theory may also take capital punishment to be a part of this theory. तो जो लोग इस थ्योरी को, प्रिवेंटिव थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, वो कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनाल्टी को भी इसी थ्योरी का हिस्सा मानते हैं. However, this theory aims at preventing the crime to happen in future using the method that are quite harsh in nature. Therefore, it makes the criminal more violent rather than reforming him into a better citizen. अब इस तरह का जब भी पनिशमेंट होता है तो जो अथॉरिटी है उसका एफर्ट ये होता है कि ये क्राइम रिपीट ना हो, भविष्य में होना. लेकिन जो ऑफेंडर होता है वो और वायलेंट हो जाता है और ज़्यादा बेटर सिटीजन बनना तो दूर, उल्टा अच्छा क्रिमिनल बन जाता है वो. तो कोई एक व्यक्ति एक बार जेल तो होके आ जाए, फिर तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है क्रिमिनल फील्ड में. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑब्जेक्टिव ऑफ पनिशमेंट इज टू सर्व एज अ प्रिवेंटिव मेजर इन एलिमिनेशन ऑफ क्राइम. तो इस थ्योरी के हिसाब से हम बेसिकली वर्क करते हैं कि क्राइम को एलिमिनेट करें, प्रिवेंट ही कर दें ताकि हो ही ना पाए. द फियर ऑफ पनिशमेंट प्रिवेंट्स अ प्रोस्पेक्टिव लॉ ब्रेकर. तो जो हमने पीछे की थ्योरी डिस्कस करी थी, डेटरन थ्योरी, वो भी डेटर करती है व्यक्ति को कि वो क्राइम ना करे. तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सोच ही रहे हैं, अभी किया नहीं उन लोगों ने, तो वो लोग डर के मारे फिर क्राइम नहीं करते. दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ प्रिवेंशन. द सेम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इज बेसिस ऑफ दिस थ्योरी. इट होल्ड्स दैट बाय पनिशिंग preliminary crimes like abetment, conspiracy, attempt, etc., the commission of crime can be prevented. तो इस तरह के जो अबेटमेंट है, कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र रचना है, अटेम्प्ट करना है, इस तरह की चीज़ें प्रिवेंट हो जाती हैं. द पनिशमेंट इज यूज्ड एज मेथड टू प्रिवेंट द एक्चुअल क्राइम. द कन्फ्रंटेशन विथ लॉ एंड टू abstain फ्रॉम वायलेटिंग लॉज शैल प्रिवेंट क्रिमिनल बिहेवियर अमंग पीपल, thereby preventing crime. Salmond also emphasized on preventive purpose of punishment. This theory concentrates more
ऑन द ऑफेंडर रेदर ऑन द क्राइम। तो सैलमंड ने इस बारे में काफ़ी एम्फसाइज किया है प्रिवेंटिव पर्पस पे पनिशमेंट के, और इस थ्योरी के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑफेंडर पर ज़्यादा है बजाय क्राइम पे, एंड सीक्स टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग द ऑफेंस अगेन इन फ्यूचर। और इस थ्योरी के हिसाब से ऑफेंडर को बचाने की कोशिश की जाती है कि वो इस तरह का वो रहे, तो उसको मृत्युदंड नहीं देना, उसको हटाना नहीं है समाज से, वो रहे लेकिन इस तरह का क्राइम ना करे। इन एशियन टाइम्स द ऑफेंडर वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम क्राइम अगेन बाय डिसेबलिंग हिम परमानेंटली। तो पुराने ज़माने में तो डिसेबलमेंट परमानेंट कर देते थे, इस वजह से वो कर ही नहीं पाता था जिस तरह का भी क्राइम उसने किया, उसी तरह का जो फिज़िकल उसका कैरेक्टरिस्टिक है उससे उसको वंचित कर दिया जाता था। तो फिर उस तरह का क्राइम वो भविष्य में करने लायक ही नहीं रहता था। फॉर एग्ज़ाम्पल हैंड्स ऑफ अ थीफ वर कट। तो अगर आपने चोरी करी है हाथ से तो हाथ काट दिए जाते थे ताकि आप दोबारा चोरी ही ना कर पाएँ। प्रिवेंटिव थ्योरी एडवोकेट्स डेथ पेनाल्टी which is awarded only of serious offenses like murder, treason, etc. so that the person is prevented from doing more offenses. तो कैपिटल पनिशमेंट भी इसी तरह का एक प्रिवेंटिव थ्योरी का हिस्सा है जिसमें कि व्यक्ति को डरा दिया जाता है कि आप इस तरह से मर्डर एक्सेट्रा के क्राइम ना करें, और इस तरह से उस व्यक्ति को भी प्रिवेंट कर लिया जाता है फ्रॉम डूइंग the crime or becoming a criminal. In modern times also some preventive measures area are applied, such as forfeiture of offense, office suspension, cancellation of licenses. There are measures to prevent people from doing crime against the nation and society, such as preventive detention etc. तो अभी आप लोग को एग्जाम्पल दूँ अगर मैं, तो जब भी इलेक्शंस होते हैं तो आप देखते हो कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको कॉन्सेंट्रेट कर लेती है पुलिस, केवल इतने के लिए कि क्राइम ना बढ़ पाए, क्योंकि उस समय जो नॉर्मल जनता होती है, जो नेता होते हैं, सो दे आर ऑल वेरी एम्बिशियस रिगार्डिंग द वन हु सपोर्ट whom they support. So therefore, in order to avoid the further collaboration and criminal activities, such detention is made. So this is also sort of preventive measure, जिससे कि किसी भी तरह का क्राइम को होने से पहले से ही रोक दिया जाए, इसलिए कुछ कदम उठाए जाते हैं। To control crimes by prevention, certain points will have to be taken into consideration. To make proper and effective laws according to the need of society, there should be punishments prescribed for offences and so create a fear if they are committed. There should be proper and specialized training of offenders. Causation of crime should be ascertained and tried to be uprooted. तो ऑफेंडर्स की ट्रेनिंग करी जाती है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो समाज में जा कर के अपनी लाइवलीहुड को इज्जत के साथ कमा सके, अपनी एक ऐसी जगह बना सके जिसमें कि वो समाज के काम आए। Comparative study of different types of offenders, study of crime in a holistic aspect, working towards understanding it and not condemning it only. It is only for understanding the criminal and the crime can be curbed in the society. तो एक रास्ता हमको मिलता है कि क्राइम और क्रिमिनल को कैसे हटाएंगे हम सोसाइटी में से, केवल अगर हम उस व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ एक अच्छे, एक सरल स्वभाव वाले व्यक्ति में, एक यूज़फुल व्यक्ति में, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के रूप में। वर्क ऑन जुवेनाइल प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स आर सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग अडल्ट क्रिमिनल्स। तो जुवेनाइल जो लोग हैं, जो बच्चे छोटे हैं, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, ताकि वो बड़े होकर के क्रिमिनल ना बने, इसलिए प्रिवेंटिव थ्योरी ज़रूरी है। Rehabilitation programs to be well planned and managed, having correctional committees in every colony and society. तो हर गली मोहल्ले में एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम और करेक्शनल कमिटीज़ होना ज़रूरी है। Improvement in education system so as to provide employment sooner and not to let the young minds and energy be wasted. तो एम्प्लॉयमेंट,
देना सही समय पे, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट ईटिंग एंड अर्निंग. Only when you earn sufficiently, you can eat sufficiently and be happy. Therefore, providing employment to young minds before they become criminals and waste out their energy and life, it is very important to improve the education system and turn them into a useful mind rather than a destructive mind. Inclusion of moral education in correctional institution and otherwise also so that offender wishes to reform and transform from within. जब एजुकेशन सिस्टम में ही मॉरल साइंस नाम का एक सब्जेक्ट होता था, आजकल नहीं है. दिस इज़ वेरी रॉन्ग. मॉरल एजुकेशन एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ एजुकेशन इज़ अ मस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस इन सोसाइटी, एज दीज क्रिमिनल्स हैव टू रीइंस्टे देयर so that the healthy welcome would enable them to come back to the mainstream. तो समाज को भी सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत है. जाकि कभी भी अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर लिया, मान लो उसको पनिशमेंट हो भी गई, तो जब वो सुधर के वापस आए तो फिर उसके साथ वही अपराध बोध उसमें ना जगाया जाए, उसको बार बार तिरस्कृत ना किया जाए, उसको अपने ही समाज का एक हिस्सा माना जाए. तो समाज को भी पढ़ाने, सिखाने और अवेयर करने की बहुत आवश्यकता है. फाइट सोशल एनिमीज लाइक रेसिज्म, जेंडर बायसेस, डॉवरी, फीमेल फिटिसाइड एक्सेट्रा. तो इस तरह के जो हमारे सामाजिक शत्रु हैं उसको भी हमें दूर करने की ज़रूरत है. हैव अरेंजमेंट्स फॉर हेल्दी एंटरटेनमेंट सो हैज़ टू हैव अ हेल्दी माइंड. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग रूम्स, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट फैसिलिटीज़. तो ये सब हमको ज़रूरी है ताकि हमारा माइंड एक हेल्दी माइंड बन सके. अनफॉर्चुनेटली इवन प्रिवेंशन एज अ पर्पज ऑफ पनिशमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू कर्ब क्राइम. रेपुटेशन ऑफ द क्राइम इज़ क्वाइट प्रेवलेंट अमंग पीपल. फॉर सच persona, such form of punishment is totally useless and gradually would take away the fear of punishment and encourage them to indulge further into the crime and can only one day become a professional. तो अगर मान लीजिए क्राइम रिपीट होता जाए तो एक तरह का मास्क फिक्स हो जाता है उस व्यक्ति के चेहरे पे. वो पर्सोना, वो मास्क ही वो व्यक्ति हो जाता है. वो कभी ये पता ही नहीं लगा पाएगा कि उसके अंदर एक प्योर ह्यूमन गॉड लाइक एनर्जी भी सेट करती है. सो देयरफॉर ही इज़ now bound to become a permanent criminal forever. So this has to be done away with. Moving on to the next theory is expiatory theory. This theory is known as theory of penance. It is based on theory of repentance, which has always been considered a virtue in the society. तो ये ancient time से जो पश्चाताप की थ्योरी है वही एक्सपिएशन थ्योरी कहलाती है. जब आदमी पश्चाताप करता है तो अंदर से उसके अंदर खुद का बदलाव होता है. वो खुद ही पश्चाताप करता है, वो खुद ही बदलता है और वो खुद ही एक शैतान से इंसानियत की तरफ, ईश्वर की तरफ तरक्की करता है. According to this theory, punishment should be able to purify the offender and eliminate criminal streak within him. Manu says, अब मनु की जो वाणी है वो काम आती है यहाँ पे हमारे. Men who are guilty of crimes when condemned by king become pure and go to heaven in the same way as good and virtuous men go. In view of Hindu jurists, expiation of penance washes away the sin. तो हिंदूज जूरिस्ट के हिसाब से जब आप पश्चाताप करते तो आपके पाप धुल जाते हैं. This theory holds that if the offender expiates and want to repent and change, then he must be forgiven and give a chance to start afresh. तो अगर कोई व्यक्ति सुधार करना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति रिपेंट करना चाहता है, पश्चाताप करना चाहता है, तो उसको मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को एक नए सिरे से जी सके. This will not only provide punishment but will also work in eliminating crime. तो ये बहुत सुंदर तरीका है, बहुत ही सुंदर तरीका है. हमारे हिंदू शास्त्र इस बात को पहले ही रख चुके हैं
कि अगर व्यक्ति पश्चाताप करे तो वो केवल क्राइम को नहीं एलिमिनेट करता है, क्रिमिनल को भी समाज से एलिमिनेट कर सकता है। आप जानते होंगे वाल्मीकि जो कि एक दस्यु थे, डाकू थे, वो एक ऋषि बन गए। अंगुलीमाल डाकू कहते थे हम उनको। The theory of expiation holds that punishment should be such that it not only inflicts the requisite pain on the offender as compensation to crime, but also should nullify the wrongdoing so as to bring back the original state of balance। तो ये बात वही है जो अभी मैंने कही कि केवल क्राइम को ही नहीं हटाता है, क्रिमिनल को भी हटाता है, क्राइम को भी हटाता है, और जो स्वाभाविक गुण होता है मानवता का वो स्थापित करता है ये। It is not only spiritual repentance but also creating balance of justice through punishment. The quantum of punishment balances the quantum of crime. तो punishment balance कर देता है crime को और व्यक्ति फिर से शुद्ध हो जाता है। There are certain drawbacks of this theory. लेकिन अब ये मनु की थ्योरी आज के ज़माने में ड्रॉबैक ना हो ऐसा तो संभव नहीं है। क्या ड्रॉबैक्स है आइए देखते हैं। This theory emphasizes that suffering must be equal to the guilt to nullify the guilt. तो ये थ्योरी कहती है कि जितना गिल्ट उतना ही सफरिंग होना चाहिए, तभी वो गिल्ट ज़ीरो हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू असर्टेन दिस इक्विलिब्रियम। अब नहीं पता है कि कितना किलो गिल्ट है और कितना किलो सफरिंग चाहिए। यू कैन मेजर दैट एक्चुअली। तो ये असर्टेन करना कि कब इक्विलिब्रियम आ जाता है गिल्ट और सफरिंग के बीच में, ये बहुत नहीं कर पाते हैं हम लोग। Suffering practically cannot be standardized according to moral scale, and therefore no equivalent of punishment can be prepared in terms of suffering. The effect of punishment may have different effects on different offenders. तो जो पनिशमेंट दिया जा रहा है वो हो सकता है अलग अलग तरह के ऑफेंडर्स पे अलग अलग प्रभाव छोड़े। The circumstances and situation that lead the offender to commit a crime cannot be measured on standard basis so as to apply it as a theory in deciding the punishment. ये सभी theories की यही problem है। Expiation is just like a retribution, that is by inflicting suffering on the offender by a penalty the offense or the crime compensated for in return. तो थोड़ा थोड़ा ये मिलता जुलता है रेट्रीब्यूशन से। रेट्रीब्यूशन में एक अथॉरिटी है जो कि आपको पनिशमेंट देती है, वो डिसाइड करेगी कि आपने कितना क्राइम किया और कितना पनिशमेंट होना चाहिए। एक्सपिएशन में खुद ही से आप डिसाइड करेंगे कि आपका कितना क्राइम है, आपको कितना उसका रिपेंटेंस करना है, कब तक करना है। सो देयरफॉर अ बिट ऑफ सिमिलैरिटी एंड अ बिट ऑफ डिफरेंस आल्सो इज देयर। द पनिशमेंट नीड्स टू फुलफिल द बेसिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू सेटिस्फाई द आउटरेज्ड लॉ, then pay the penalty the offender owes to his victim or his guilt by way of punishment. On achievement of this, guilt is replaced with innocence. This is a good theory, but practical application is not clear and therefore less accepted. तो ये बहुत अच्छी थ्योरी है एक्सपिएशन थ्योरी, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने में बहुत दिक्कत है क्योंकि पैरामीटर्स वेरी करते हैं। मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं अगर 10,000 रुपये अपनी गलती के लिए पे कर दूंगी तो इट्स मोर देन इनफ एंड आई एम फ्री, लेकिन हो सकता है कोई और व्यक्ति उसी तरह के क्राइम के लिए बोले कि मैं तो बस 10 ही रुपये दूंगा और मैं फ्री हो जाऊंगा। अब 10,000 10 रुपये दूँ कि 10 लाख दूँ, ये कौन डिटरमाइन करेगा? क्राइम तो वही है लेकिन व्यक्ति अलग है, सिचुएशन अलग है, सर्कमस्टांसेस अलग है। तो बड़ा एक जैसा जो रूलिंग होता है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। सो इसलिए ये बड़ी दिक्कत हो रही है। इस तरह की थ्योरी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। रिफॉर्मेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव थ्योरी, दिस इज द लास्ट वन विच वी नीड टू डिस्कस इन द लाइन। दिस थ्योरी इज नोन एज द करेक्टिव और रिहैबिलिटेशन थ्योरी। रिहैबिलिटेशन का मतलब है उस व्यक्ति को सुधारा जाए, सुधार करके वापस समाज में भेजा जाए, और समाज में जब भेजेंगे तो वो उस समाज का एक लाभप्रद हिस्सा बने। तब वो थ्योरी उस क्रिमिनल को एक लाभप्रद व्यक्ति में बदल पाती है। तो गलती तो हुई, लेकिन गलती के बाद पनिशमेंट हुई, पनिशमेंट में सुधार दिखा, सुधार के वजह से उसको एक मोटिवेटेड किया गया, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप कुछ अच्छा करिए ताकि आपको वापस समय से पहले छुट्टी दे करके जेल से
आपको समाज में भेजा जाए, और जब आप वहाँ जाएंगे तो फिर आप वहाँ पे अच्छे काम करिए ताकि समाज भी आपको एक्सेप्ट कर ले और आप भी अपनी एक लाइफ को नए सिरे से फ्रेश रूप से स्टार्ट कर सके। सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज करेक्टिव ऑफ रिहैबिलिटेशन थ्योरी। द ऑब्जेक्टिव इज टू रिफॉर्म द बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल्स। द थ्योरी पोस्टुलेट्स दैट नो वन इज़ बॉर्न अ क्रिमिनल। तो ये बात हमने पहले भी कही थी, ये कहती है ये थ्योरी कि कोई भी व्यक्ति पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होता है, बट द क्रिमिनल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। हमेशा सामाजिक, आर्थिक और जो हमारे प्राकृतिक परिस्थितियां हैं उसकी वजह से क्राइम और क्रिमिनल का पैदाइश होती है। द थ्योरी emphasizes on the renewal of criminal and the beginning of the new life by treatment of offender rather than just inflicting punishment. The stresses upon the removal of crime rather than removal of criminal. तो ये वैसी ही बात है जैसे पाप से नफरत करो, पापी से नफरत मत करो, क्राइम को हटाओ, क्रिमिनल को मत हटाओ। इट इज़ द मोस्ट रीसेंट एंड मोस्ट ह्यूमन मेथड इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्मिंग। तो आज की डेट का सबसे ज़्यादा जो ह्यूमनाइज्ड मेथड है वो इसी आइडिया पे बेस्ड है, विच इज़ द आइडिया ऑफ रिफॉर्मेशन और रिहैबिलिटेशन और द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स थ्रू इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, नॉट लुकिंग टू क्रिमिनल्स एज इनह्यूमन। हम ये नहीं मानते इस थ्योरी के अंतर्गत कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अमानवीय हैं, वो भी इंसान हैं। दिस थ्योरी पुट्स फॉरवर्ड द चेंजिंग नेचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी where it presently looks into the fact that all the theories have failed to put forward any such stable theory which would prevent the occurrence of further crime, though it may be true that there has been a certain onset of crime today that it was earlier, but it may also be argued that many of the criminals are also getting reformed and leading a law abiding life. तो इसमें हम ये मानते हैं इस थ्योरी में कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो भी पैदाइशी क्रिमिनल नहीं पैदा हुए थे, वो भी इंसान है। सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ या जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ उसके तहत उनके अंदर एक क्रिमिनल का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन वो बेसिकली ईश्वर के अंश हैं, वो बेसिकली प्योर लोग हैं, तो उनको बदला जा सकता है। इस उम्मीद पे ये थ्योरी वर्क करती है और यकीन मानिए आज के लिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये थ्योरी सबसे ज़्यादा काम आ रही है। रिफॉर्म implies that by being punished the offender recognizes his guilt and wish to change। तो ये वाली जो थ्योरी है इससे ऑफेंडर जो है वो अपनी गलती को देख पाता है, समझ पाता है और रियलाइज़ करता है, रिकग्नाइज़ करता है कि हमने गलती करी है। और जब आप रिकग्नाइज़ कर लेते हो कि आपने गलती करी है उसके बाद ही सुधार की संभावना होती है। सो देयरफॉर दिस थ्योरी इज़ वर्किंग on this very aspect and it is successful. It also involves the formal and impressive condemnation by society which plays an important role. This awareness that crime is wrong and unacceptable by society is also helpful in the offender treatment program. तो क्राइम गलत होता है, सो समाज इसको क्राइम को स्वीकृति नहीं देता है। ये सारी बातें भी ऑफेंडर का जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम बनाया जाता है उसमें ध्यान में रखी जाती हैं। The rehabilitation is associated with treatment of offender. A few think that all the offenders are sick patients and need to be treated. The majority of criminologists see punishment as a means of educating the offender. This has been the ideal and therefore most popular theory in recent years. तो जो आज के मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो ये देख पाते हैं कि पनिशमेंट एक तरह का एजुकेशन है उस ऑफेंडर के लिए कि आपने गलती करी है, ये सिखाया जाए उसको, और जैसे ही वो ये सीख जाता है कि मैंने गलती करी, सुधार शुरू हो जाता है। तो आज की डेट में, आज की मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, आज के मॉडर्न युग में सबसे ज़्यादा अगर कोई थ्योरी कारगर है तो वो यही थ्योरी है जो कि रिफॉर्मेटिव या रिहैबिलिटेटिव थ्योरी कहलाती है। दिस थ्योरी एम्स एट रिहैबिलिटेटिंग द ऑफेंडर टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, दैट इज़ इनटू लॉ अबाइडिंग मेंबर। तो इस थ्योरी के हिसाब से जब काम होता है तो वो जो क्रिमिनल है, वो ऑफेंडर है, वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हो जाता है अपने समाज का। दिस थ्योरी कंडेम्स ऑल काइंड्स ऑफ कॉर्पोरियल पनिशमेंट्स
तो जितने भी तरह के फिजिकल पनिशमेंट है, कॉर्पोरियल पनिशमेंट है, इस थ्योरी के हिसाब से उसको डन अवे कर दिया जाता है, उसको नहीं रिकॉग्नाइज करते। These aim at transforming the law offender in such a way that the inmates of correctional institutions can lead a life like a normal citizen. तो नॉर्मल सिटीज़न की लाइफ हो जाए, समाज में स्वीकृति हो जाए, इस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जाती है इस थ्योरी के अंतर्गत। दीज प्रिजन्स और करेक्शनल होम्स, तो प्रिजन्स को करेक्शनल होम्स माना जाने लगा। जैसे कि तिहाड़ जेल को किरण बेदी जी ने अच्छा काम किया था, उसको एक करेक्शनल होम की तरह उसको स्थापित किया है, और वो एक एग्ज़ाम्पल है जिस एग्ज़ाम्पल पे और बाकी सारी जो जेल्स हैं उनको बनाया जा रहा है हमारे देश में। As treat the inmates and release as them as soon as they feel that they are fit to mix up with the members of the community. तो इम्प्रिजनमेंट इसलिए नहीं किया जाता है कि उनकी लाइफ वहीं गुजर जाए पनिशमेंट में एक ही तरह से। इम्प्रिजनमेंट इसलिए किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज करें, रियलाइज़ करें कि मैंने गलती करी, और वो बाहर समाज में फिर से घुल मिल जाएं जाके, और एक अच्छे नागरिक की तरह अपना जीवन जिए। द रिफॉर्मेशन जनरली टेक्स प्लेस आइदर थ्रू प्रोबेशन और पैरोल। तो दो तरीके हम इसमें लगाते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी में, एक है प्रोबेशन और एक है पैरोल। इन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं, अलग से हर टॉपिक पे ये पूरे बने हुए हैं डिटेल्ड लेक्चर्स। दो दिस थ्योरी वर्क्स वेल फॉर द करेक्शन ऑफ जुवेनाइल्स एंड फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स, बट इन द केस ऑफ hardened criminals this theory may not work with the effectiveness. In such cases, the deterrence theory and retributive theory work better. Thus, each of these four theories have their own pros and cons, and each being important in it. None can be ignored as such. तो चारों ही थ्योरीज हमारी इंपॉर्टेंट है, सब एक दूसरे के पूरक हैं, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता, चारों ही ज़रूरी हैं। लेकिन चारों को मिला करके एक ऐसी बैलेंस्ड अप्रोच बनाना आज के समय की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने समाज से क्राइम को हटा सकें, क्रिमिनल को नहीं। दिस थ्योरी कंसिडर्स द क्रिमिनल एज अ विक्टिम who needs treatment, tends to make the criminal harmless by filling in lacunas in his life. Aim of this theory is to make the criminal a part of society again after he has finished his punishment. It aims at rehabilitation, readjustment, social reintegration of the criminal in the society, which is of utmost importance, to put an end to the criminality and not to the criminal. The basic foundation of this theory is that no one is born criminal. Criminality is the result of circumstances or personality defect. Offenders are victims or patients in need of treatment and care and not punishment. तो यहाँ पे ऑफेंडर्स को विक्टिम्स माना जाता है, या वो उस तरह का पेशेंट माना जाता है जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको केयर की ज़रूरत है और पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये थ्योरी ऐसा मानती है। They need sympathy for society, of the society. A proper study of crime causation and behavior pattern can immensely help these patients to be treated and become normal citizens of the society once again. If the criminals are educated, trained and treated, they definitely can be a part of mainstream once again. They can be made competent to behave well in society. This theory has proved itself very successful in case of juvenile offenders. Through this view, it is not successful with criminals who are incurably bad and for whom crime is a habit and they are beyond reform. तो बहुत हैबिचुअल जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके ऊपर भले ही काम ना करता हो, लेकिन काफ़ी हद तक ये बहुत वर्कबल थ्योरी है। Protection of society demands restraint of such criminals. Also, if persons are made comfortable places for offenders, if prisons are made comfortable places for offenders, the prisons might turn out to be dwelling houses, at least for poor and unemployed. So it can be turning out into a dwelling house for poor and unemployed people, and they may be turned into comfortable places then rather than the punishing venues.
Various pros and cons of reformative theory are: in this theory, it is not the punishment as an end that is goal, but the end of criminality is stressed upon. Second point is, here the offender is considered to be patient, who is in need of treatment rather than punishment, who with appropriate treatment can be corrected. Third point is, the crime is understood with regards to society and circumstances. Fourthly, it is against strict punishment. It clearly advocates the treatment method to be better than punitive methods. It offers the chance criminals to be part of social stream once again. It aims not to eliminate criminal but to eliminate the crime. It aims at providing vocational training so as to make the criminals self-dependent and confident. It reforms the young offenders at the initial stage, preventing them from graduating in the field of crime. This system especially emphasizes in character building of the person so as to transform him into a responsible citizen of the society. It gives importance to crime causing circumstances and work on removing them from the society. There are also certain criticisms of reformative theory. Some of them are as follows. Some serious crimes need to be dealt with very strictly and reform plays no role there. तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जिनको स्ट्रिक्ट डीलिंग चाहिए और रिफॉर्मेशन काम नहीं करता. दूसरा पॉइंट है कि इफ़ persons are made comfortable in the prison, then the prisons may attract more prisoners, especially poor, homeless, unemployed. अगर prisons इतनी आरामदेह हो जाएंगी तो वहाँ पे तो लोग जाने के लिए क्राइम करेंगे. तीसरी बात, it is ineffective and useless in case of habitual offenders, professionals and hardened criminals. तो बहुत जो hardened criminals है, habitual criminals हैं, उन पे ये काम नहीं करती ये मेथड. Fourth and last point for this criticism is selecting procedure who need reform is a difficult work. तो रिफॉर्मेशन प्रोसीजर क्या होगा, ये बड़ा कठिन काम है. कंक्लूजन की बात करें थोड़ा सा शॉर्ट में, देयर इज़ नो जनरल रिकग्निशन और यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. देयरफॉर देयर इज़ ग्रेट वेरिएशन इन थॉट पैटर्न विथ रिगार्ड्स टू पनिशमेंट. All the theories discussed above have some value of their own, yet none of them is accepted universally by penologists. तो सारी ही थ्योरीज की इम्पोर्टेंस है लेकिन यूनिवर्सली किसी एक थ्योरी को पेनोलॉजिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते. द रेट्रिब्यूटिव थ्योरी इज आउटडेटेड वाइल डेटरेंट थ्योरी इज इनफेक्टिव. रेट्रिब्यूटिव थ्योरी आउटडेटेड हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है. डेटरेंट थ्योरी अब इनफेक्टिव है. तो जो मॉडर्न लीगल अप्रोच है is utilitarian and holds that law can only enforce minimum standard of conduct, without which social life is not possible. The law is meant to protect the society and also it must do that with a harsh or soft hand, depending upon the situation. Law cannot bring about hard changes, but definitely can strive to provide opportunities to those who want to come back to the crime. तो कानून जो है वो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट चेंजेस नहीं ले आ सकता, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो वापस एक सामान्य ज़िंदगी की तरफ आना चाहते हैं, तो उनको मौका ज़रूर दिया जा सकता है. इट शुड बी एबल टू रिमूव क्रिमिनल बिहेवियर दैट आर नॉट सोशली एक्सेप्टेबल. पनिशमेंट शुड बी सच सो एज टू हैव अ डेटरेंट इफेक्ट ऑन अदर्स फ्रॉम ब्रेकिंग लॉ एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑफेंडर टू बी एबल टू रीएडजस्ट इन द सोसाइटी. तो पनिशमेंट का प्रकार आज के मॉडर्न अप्रोच में क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो कि डेटरेंट हो, फियर क्रिएट करे, उस तरह के क्राइम को करने के लिए उत्सुकता ना बढ़ाए. साथ ही साथ ऐसा भी होना चाहिए कि ऑफेंडर जो है वापस समाज में आ सके, समाज का हिस्सा बन सके, समाज उसको एक्सेप्ट कर सके. सो दिस ऑल हैज़ टू बी इंटरनेटेड इनटू वन बिग फैब्रिक. Thus, there is a theory of individualization that is important here, although it's difficult to implement. तो अब जो मेन लास्ट में निकल के आता है चारों पांचों थ्योरियों का निचोड़ कि हमें क्या चाहिए, हमें आज की डेट में चाहिए थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन. इट कैन बी कंक्लूडेड दैट there is an attempt to portray punishment as a method of inflicting pain upon the
offender. Though certain theories like reformative, preventive rely on humanitarian modes of punishment, but there has a weakness against the hardcore criminals. Punishment such as retributive and deterrence, though used for fear, as an instrument to curb the occurrence of the crime, help in controlling the criminal up to a certain extent, as these employ the idea of revenge and vigilance. These are much harsher than others. It can be concluded that the prevention of crime and protection of society are the fundamental goals of punishment, and the punishment should be given only to the guilty, and there should be proportionality between the quantum of punishment and the gravity of harm. तो अंत में थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन में क्या क्या बातें मुख्यतः आपको सीखनी है, मन में रखनी है कि दो बातें, कि क्राइम को प्रिवेंट करना है, क्राइम को होने से रोकना है, समाज को बचाना है। दूसरी बात, ये मेन गोल्स हैं हमारे पास, दो मेन गोल्स हैं, फंडामेंटल गोल्स हैं पनिशमेंट के। कि पनिशमेंट क्यों दिया जाए, तो दो कारण, क्राइम को रोकना है और समाज को बचाना है। लेकिन पनिशमेंट जो दिया जाए वो केवल और केवल गिल्टी व्यक्ति को दिया जाए, इनोसेंट को पनिशमेंट न दिया जाए। और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि एक बैलेंस होना चाहिए, एक प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। किन चीज़ों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में। पहली कि पनिशमेंट कितना, और दूसरी कि उससे नुकसान क्या है। सो देयरफॉर द बैलेंस हैज़ टू बी अचीव्ड. Theory of individualization has to be worked upon, detailed, analyzed and then implemented. So आज की ज़रूरत कुछ और है। क्राइम को हटाने की ज़रूरत है, क्रिमिनल को हटाने की ज़रूरत नहीं है, वरना एक दिन आएगा कि इस धरती पे कोई भी इंसान ना बचे, सब क्रिमिनल हो जाएंगे। क्या हम सबको हटा देंगे? तो हमारी मॉडर्न अप्रोच अब इंडिविजुअल पे आधारित होनी चाहिए, क्योंकि क्राइम शुरू नहीं हुआ था, शुरू से नहीं था। व्यक्ति क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, क्रिमिनल वो यहाँ पे आके बाद में बनता है। तो बनता है तो कोई ना कोई हालात होंगे, सर्कमस्टांसेस होंगे, सिचुएशन होंगी। वो समाज की वजह से हो सकता है, वो आर्थिक स्थितियों की वजह से हो सकता है, वो प्राकृतिक कोई ऐसी व्यवस्था बन गई हो, कोई एक्साइटमेंट हो गया हो, कोई दिमाग गर्म हो गया हो किसी व्यक्ति का और कृत्य हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समाज को भी अवेयर करना है, व्यक्ति को भी बचाना है। तो इन सारी चीज़ों को इंटरनेट करके एक नई अप्रोच की आज ज़रूरत है, और इसीलिए आज हम ये सब्जेक्ट को इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं। सो आई होप दिस लेक्चर इज़ ऑफ हेल्प टू यू फॉर ऑल द वंस हु आर related to the field of law as well as related to society. So keep studying, keep analyzing, be of some help. God bless you all. Bye bye for now.